दोस्तों, कानपुर सेंट्रल स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों यात्री बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ ये रहती है, कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी डब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो युवक अपनी तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफ़र इसके साथ में कर सकूं। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा और आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है रीना और लड़के का नाम होता है रवि। दोस्तों, दोनों की करीब 8-9 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी कि 6 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थीं उसमें, लेकिन फ़िलहाल तलाक हो चुका था। आखिरकार ट्रेन चल पड़ती है। जो रीना थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी इस कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो एसी डब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है, और वही खूबसूरती, वही सुंदरता, तो जो है सोचता है चलो इतने सालों बाद मिली है तो किसी न किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए वो उसी डिब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों, अब जो रीना होती है वो डिब्बे के बीच में जाकर किनारे वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं पर उसका टिकट रहता है और वो जाकर उसके पीछे ही खड़ा होता है रवि, ये देखने के लिए कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आकर इसके साथ बैठे। लेकिन जो भी आता है उस सीट पर बैठने की कोशिश करता, क्योंकि वो अकेली बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो उसको तुरंत मना कर देती। कहती थी यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। 1-2 लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों, रवि पीछे सब देख रहा था। रीना जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी। जब भी कोई आता है उसको वो मना कर देती थी बैठने के लिए। रवि धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये हमारी सीट है, उतारो इसको यहाँ पर से, हटाओ। रवि बोलता है कि मैडम बस एक ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है नहीं, तो अभी सोने का टाइम हो नहीं रहा है आपका, तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 10-15 सेकंड देखती रहती है। ये उसका तलाकशुदा पति था, वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ। दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। रवि जो था शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो रीना बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो रवि बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आराम करना है, और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो रीना बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं ख़राब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे? आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो रवि कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? रीना कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब उसको एकटक निहारने लगता है और रीना खिड़की के बाहर देखते देखते कभी नज़र इस पर भी मार लेती थी। दोस्तों, सर्दियों का दिन था, ट्रेन चलने लगती है, ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे, अपना निकाल निकाल के ओढ़ने लगते हैं। रीना भी अपने बैग से एक कंबल निकालती है, ओढ़ लेती है। जो रवि था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कंबल चादर वगैरह कुछ भी घर से लाया नहीं था। तो जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो रीना उससे कहती है कि आप कुछ ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? रवि बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। रीना बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों, जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही रीना बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट हमारी है। वो बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा है इसमें। वो बोलती है नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। दोस्तों, अपना टिकट निकालती है, रवि को देती है। रवि समझाता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है। जब सोना होगा तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता नहीं रहता। जैसे ही अगला पैसेंजर आता है उसको बोलते हैं तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्तों, उसकी बात समझ जाती है,
रीना चुप हो जाती है, तब तक वो आदमी खड़ा ही रहता है जो दूसरा पैसेंजर होता है। उसके बाद वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है, तो उसको रीना कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपनी सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों बैठते बैठते उठ जाता है, फिर रवि को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी। वो जो पैसेंजर नया आया था वो भी अपना ओढ़ लेता है निकाल कर। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, तो रीना अपना कंबल जो है उसको ओढ़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ठंडी से। तो रवि बोलता है कि नहीं, मुझे ठंडी नहीं लगती, दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर लड़ाई हो गई थी, तब से मुझे ठंडी नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिन में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और रीना जो है मारे गुस्से के लाकर उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों रवि का इशारा उसी की तरफ था। रीना भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ थी। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है, तो रीना बोलती है तो आप खाना खा लीजिए। बोलता है मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से ख़रीद लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्तों रीना कहती है कि हाँ मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। रवि बोलता है कि यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना खाना छोड़ दिया। रीना हैरान हो गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। तो रीना कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो कहता है नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं अब नहीं पीता। तो रीना बोली कि मैं कौन होती हूँ मेरी आप कसम खा रहे हो। बोलता है कैसी भी कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों वह हैरान रह जाती है, बोलती है कि इसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया आपको पता ही है, आप जाकर अब शराब छोड़ें, काश पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सब छोड़ दिया। सच बताओ मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों रीना और रवि के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वो यही था कि रवि जो है शराब बहुत ज़्यादा पीता था। वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, रीना से भी मारपीट करता था और उसके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी रवि के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो ये तो सुनेगा नहीं, अगर तुम अपनी कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कट जाएगी उसके साथ, ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो रवि को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वो परेशान रहती थी। अंत में हार मान कर उससे तंग आकर उससे तलाक ले लेती है। फिर रीना कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शराब पीना छोड़ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसे है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो रवि की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। रवि बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया क्या? फिर उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि गांव में मेरा नाम बहुत ख़राब हो चुका था, तो गांव छोड़कर मैं दिल्ली में ही रहता हूं। माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ कहीं शादी वगैरह कर लूँ। तो दोस्तों रीना से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना कहीं? रीना कहती है अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी शादी हो जाए 1 महीने में 2 महीने में। जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है रवि। फिर वो बोलता है कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद रीना बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रीना बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई तो रीना कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। रवि कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हो तो चलो कम से कम आज मेरे साथ ही मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी खा लो।
दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाला आ जाते हैं। 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वो बोलता है, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी। उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती, या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने की कि मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच रहे थे, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। तभी जो है रीना उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या? बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ। फिर तो रीना अपने बैग से मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। रवि जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी। बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है, ये तो जेंट्स मफलर है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता है उसको बैग में, जेब में हाथ डालता है, 200-250 रुपये उसके जेब में पड़े थे तो रीना को देने लगता है कि ये लो रख लो कुछ। रीना कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो। इस तरीके से पैसे देने लेने का कोई तुक नहीं बनता है। तो बोलता है चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। तो बोली नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। दोस्तों इतने में रीना की फ्रेंड आती है, उसका नाम सुमन होता है। तो बोलती है अरे रीना बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में? तो रीना बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरी ही सीट पर आ गया, टिकट था नहीं, तुझे क्या बताऊं, अब सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया। और जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरे आंखों में आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो सुमन बोलती है हाँ तो अब मरने दे उसको, दया ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको समझ में आएगा कि तू कितनी सुंदर है। उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ? तो उसने बोला कि हाँ मैंने बताया तो दिया उससे कि शादी करने जा रही हूँ। बड़ा उदास लग रहा था वो। तो बोली हाँ अब रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ उसको देखना, फिर तू खुश हो जाएगी। इतना अच्छा लड़का है वो, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सुमन जो है रीना को अपने रूम पर लेकर चली गई। इधर जो रवि अपने घर पर चला गया, उसकी गांधीनगर में जींस की फैक्ट्री थी, 30-40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन रवि अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है। दोस्तों इसी फैक्ट्री में जो सुमन थी वो काम करती थी। सुमन उससे जाकर बोलती है कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूँ क्या? तो रवि कहता है हाँ यार मिलवाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है, ज़रा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी ही है, अगर मुझे जम गई तो कर लूँगा। दोस्तों सुमन आगे आगे आती है, पीछे से रीना आती है। जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, रवि उसको देखकर चौंक जाता है। सुमन से बोलता है सुमन यही है? तो सुमन बोलती है हाँ सर यही है। अब दोस्तों रवि जो है वो रीना से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। फिर वो सुमन से बोलता है कि यार सुमन तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है, तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम, आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसकी शादी नहीं हुई है। रवि बोलता है अरे यार सुमन तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। अब दोस्तों वो हैरान रह जाती है। उसने रवि को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब हैं, तो उम्र 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, लेकिन लड़की है सही है। दोस्तों फिर रवि बोलता है कि सुमन कहीं तुमने इसे तो नहीं बताया कि मैं भी कुंवारा हूँ? तो बोलती है नहीं सर मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद रवि रीना से कहता है रीना देखो ये सुमन जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है दोबारा तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो, और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दे दो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद रीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलती हैं मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है, एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बचती है। उसके बाद दोनों सुमन को धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से मुलाकात हुई, हमारी ज़िंदगी बन गई। दोस्तों शाम को जब रीना को लिवा कर सुमन भी जाती है, रवि अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों इतना खुश होते हैं वो लोग कि जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटा ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी और फिर से हमारे घर में आ गई है। सुमन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद रवि कहता है कि सुमन इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो कि तुम इतनी होशियार हो।
तो दोस्तों यही रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।